जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बायोस्टैटिक्स के टॉपिक को कवर करना शुरू करेंगे। और बायोस्टैटिक्स के हम कई सारे लेक्चर ऑलरेडी पहले से कवर कर चुके हैं। और उस लेक्चर में जो है हम इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखे थे। ठीक है, उसके मेन इंपॉर्टेंट डिफिनेशन क्या होते हैं, किस तरह के आप ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, टेबलिंग करने का तरीका क्या होता है, कैसे हम लोग घटाते बढ़ाते हैं, इन बेसिक कंसेप्टों को हम कवर कर चुके थे पीछे के सारे क्लासेस में। ठीक है, आज जो हम लोग क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं बायोस्टैटिक्स का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक माना जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक में हम आप सबसे बड़ा चीज़ है, जब शुरू में आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है। जब आप बायोस्टैटिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा भी ये एहसास नहीं होगा कि आई एम स्टडिंग बायोस्टैटिक्स, बिकॉज बायो ने आई एम स्टडिंग बायोलॉजी, मतलब आपको पूरी की पूरी कहानी जो होगी वो मैथ्स पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, सारी बातें जो होगी मैथमेटिकल तरीके से बात करेंगे। जैसे अगर आप 10th में पढ़े होंगे मेन कैसे निकालते हैं, माध्यमिका कैसे निकालते हैं, इनके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। दूसरी तीसरी चीज, आपको बायोस्टैटिक्स जानकर आप कहोगे ना कि सर हम बायोलॉजी के बच्चे हैं, हम लोग को मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाया जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जो बच्चों को आज तक मैथ्स ज़्यादा नहीं पढ़े हैं वो है आर्ट्स के बच्चे। ठीक है, आर्ट्स के बच्चे जब इकोनॉमिक्स लेते हैं, जिनकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होती है, इकोनॉमिक्स वालों को भी बायोस्टैटिक्स पढ़ना होता है। बताइए बच्चे वो कैसे पढ़ते होंगे। ठीक है, कॉमर्स के बच्चों को भी बायोस्टैटिक्स पढ़ना है, मतलब उनकी स्टैटिक्स अलग है, पर शुरुआत हम ही लोग से करनी है, मेन मीडियम मोड से ही करनी है उनको भी। या हम लोग बेसिक सबको जो ग्राफ पढ़ाया जाता है, पिक्टोग्राफ किसे करते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं वो हर सिलेबस हर सब क्लास का, किसी भी क्लास में अगर बायोस्टैटिक्स पढ़ाते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, वो आर्ट्स के बच्चों को पढ़ना हो, साइंस के बच्चों को पढ़ना हो या कॉमर्स के बच्चों को पढ़ना हो, हर बच्चों का जो बायोस्टैटिक्स का लेवल होता है वह इसी लेवल से शुरू होता है जिस लेवल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आप इससे मत हिम्मत हारिए कि सिर्फ बायो वाले बच्चों को बायोस्टैटिक्स पढ़ना होता है। नहीं, अभी हमने बताया ना कॉमर्स के बच्चों को ही पढ़ना है, आर्ट्स के बच्चों को ही पढ़ना है। आपको बताएं हम क्या करते हैं, हम एमबीबीएस कर रहे हैं, एक डॉक्टर है, हम लोगों को भी बायोस्टैटिक्स पढ़ना था। हम लोग भी एक पूरे के पूरे 100 नंबर का पेपर बायोस्टैटिक्स का पढ़े हैं। ठीक, जो बीएमएस करते हैं बच्चे उन लोग को पढ़ना है, बीएचएमएस, बीवाईएमएस, बीयूएमएस, हर मेडिकल प्रोफेशन को लोगों को बायोस्टैटिक्स पढ़ना है। इतना ही नहीं, जो बीएससी कर रहे हैं बच्चे, जीएनएम ईएनएम, उन लोगों को भी बायोस्टैटिक्स के बारे में अच्छी सारी नॉलेज रखनी पड़ती है। तो इसीलिए ये चैप्टर ये खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में अगर हम शुरुआत करें तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था कैपलान। ठीक है, कैपलान ने सबसे पहले इसके बारे में डिस्क्राइब करना शुरू किया। बायोस्टैटिक्स के बारे में सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन आया था वो कैपलान द्वारा आया था। उन्होंने कहा कि जो भी डाटा हमारे पास है उसको क्या करो कि न्यूमेरिकली कैपिटलाइज करो। ठीक है, न्यूमेरिकल में उसको जो कैपिटलाइज करो, मतलब एक सीरियल वाइज में उसको सजाओ, और फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसका जो भी आगे का प्रोसेस है उस अकॉर्डिंग से अनुसार क्या करो, समराइज करो। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कैपलान, तो लिखो जनरल जे कैपलान, लिखो अकॉर्डिंग टू कैपलान, या लिखो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सेट ऑफ summary frequency known as measure of location which are often reformed to as average measure of central location an average value of set of observation is the representing of all items which mind can grasp simply. Mind and guess can simply and quickly कहा कि जो भी डाटा दिया गया है उसको क्या करो कि अपने दिमाग में एक तरह से सेट कर लो, और सेट करके आसानी से क्या करें उसको
माइंड में सेट करके उससे आसान जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने सिंपल तरीके में कहा, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया डाटा परिवर्तित होने लगे। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम था क्रॉक्सटन काउडॉन। क्रॉक्सटन काउडॉन, ठीक है। एक क्रॉक्सन काउडॉन ने कहा, लिखो, एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ डाटा, within the range of data that is used to represent all the value in the series of in the series the average is somewhere within the range of the data. It is sometimes called measurement of given data या measurement of accurate value, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट इसका नाम था क्रम एंड स्मिथ। लिखो, एन एवरेज इज कॉल्ड measure of tendency, because individual value of the variable using cluster around it नेक्स्ट लिखिए, अकॉर्डिंग टू वेग, WAUGH, वेग। देखो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बस खाली साइंटिस्ट का नाम याद रखो। एन एवरेज सिंगल वैल्यू selected from a group of value. An average is a single value selected from a group of the value to represent there is a way of value which suppose to extend for the whole group of which it part, which are the typical value of the group। देखो कुल मिला जुलाकर तीनों चारों साइंटिस्ट ने सिर्फ एक ही का बात बोला कि जो भी डाटा दिया जाता है उसे टिपिकली एक ग्रुप में डिसाइड करो और उसके बाद से क्या करो, उससे न्यूमेरिकल वैल्यू को आसानी से ग्रुप कैपिटलाइज करो, ग्रुप वाइज करो, फिर कैलकुलेट करो। ठीक है, देखो जो भी हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी होती है, ठीक है, जो मेजरमेंट की टेंडेंसी होती है वो जनरली जो होती है दो तरह से होती है। ठीक है, जनरली कभी कभी तो उसको हम लोग तीन तरीके से मानते हैं, लेकिन जो भी मेजरमेंट की जो टेंडेंसी होती है, जो सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग मेजर करते हैं, MEE, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है जनरली जो होती है वह दो तरह की होती है, पर कभी कभी क्या होता है तीन तरह से उसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो सबसे पहला जो होता है हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको लोग कहते हैं पोजिशनल एवरेज। और तीसरा तो होता है उसको कहते हैं पार्टीशनल या पार्टीशन एवरेज। ठीक है, तो पार्टीशन, पोजीशन, PARTIT, पार्टीशन के स्पेलिंग करते हैं पार्टीशन एवरेज। ठीक है,
तीन तरह के होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैथमेटिकल एवरेज है, क्योंकि पोजिशनल एवरेज में सिर्फ दो भाग होता है, एक को कहते हैं हम लोग मीडियन और एक कहते हैं हम लोग मोड, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। और जो पार्टीशन होते हैं उसके चार भाग होते हैं, ध्यान रखेंगे, पार्टीशन एवरेज के चार भाग होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्वारेलाइट, क्वारेलाइट। दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्यूनीनाइट, क्यूनीनाइट या क्यूइनाइट, QUINIT, QUINITILE ऐसा होता है, क्यूनिनाइट्स होता है। स्पेलिंग स्पेलिंग इसका कंफ्यूज हो रहा है, QUINTILE, क्यूनिटाइल्स, ठीक है। तीसरा होता है डेसाइल, DECILE, ठीक है। और पांचवा जो होता है उसमें कहते हैं प्रीसेंटाइल, प्रीसेंटाइल, ठीक है। तो ये प्रेसेंटाइल, डेसाइल, क्यूंटाइल और क्यूरेलाइट, ये चार तरह के होते हैं, ठीक है। और जो मैथमेटिकल है ये ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है कुल मिला जुला कर तीन तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन, दूसरा जो शब्द हम कहते हैं हार्मोनिक मीन, और तीसरा जो होता है हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक मीन, यानी कि मीन, मीडियन, मोड। ये जो है इरर के बारे में सीखना है, आगे हम आपको बताएंगे क्या क्या कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग सिंपल अर्थमेटिक मीन, और एक को कहते हैं हम लोग वेटेड या वेरिएबल, ध्यान रखेंगे, वेटेड कहो या कम्प्लेक्स कहो, ठीक है। तो WEIGHTED, वेटेड अर्थमेटिक, ठीक है। हार्मोनिक भी जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल हार्मोनिक मीन और दूसरा होता है वेटेड हार्मोनिक मीन। ये भी दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल ज्योमेट्रिकल मीन और एक होता है वेटेड ज्योमेट्रिकल मीन। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक। तो सिंपल वेटेड, सिंपल वेटेड, सिंपल वेटेड, ये है आपका एक सिंपल सा टेबल। इस टेबल को आप बनाना, जल्दी बनाओ। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले अब हम लोग इसमें एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए मैथमेटिकल एवरेज। जो मैथमेटिकल एवरेज जो होता है, मैथमेटिकल अर्थमेटिक में, तो कहते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम प्योर अर्थमेटिक वैल्यू को पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग, तो लिख लो इसमें, एवरेज रिप्रेजेंटेड प्योरली मैथमेटिकल वॉल्यूम, the average represented purely in mathematical value is called mathematical mean, these are mainly three types, आप ऑलरेडी चार्ट बना चुके हो। कौन कौन से? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और क्या था, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, और लास्ट में जो था हमारे पास वेटेड मीन की, जो क्या कहते हैं उसको हम लोग, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, और तीसरा पार्ट क्या था इसका, हार्मोनिक मीन, ठीक है। चलो इसके बाद लिखो पोजिशनल एवरेज, लिखो पोजिशनल एवरेज, लिखो मीन एग्जिबिटेड बाय पोजीशन इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज, मीन एग्जिबिटेड पोजिशनल या पोजीशन इज कॉल्ड
पोजिशनल एवरेज। और तीसरा लिखो, इसमें दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? मीन और मीडियन और मोड। तीसरा लिखो मेजरमेंट ऑफ पोजीशन वैल्यू। लिखो इट मेजर बाय लोकेशन, इट मेजर बाय लोकेशन, इट इज डिवाइड द टोटल ऑब्जर्वेशन बाय इमेजिनरी लाइन, टोटल ऑब्जर्वेशन बाय इमेजिनरी लाइन इन टू पार्ट, इन टू पार्ट। कहा कि जो भी डाटा है, देखो सबसे पहला क्या है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल कैलकुलेशन करो, पोजिशनल एवरेज। कहा जो भी डाटा हमारे पास दिया गया है लोकेशन के आधार पर ध्यान रखेंगे, मैथमेटिकल डाटा मैथमेटिकल एवरेज, लोकेशनल डाटा पोजिशनल, या पोजिशनल डाटा पोजिशनल एवरेज। और जब लोकेशनल एवरेज की बारी आती है तो जो लोकेशन दिया गया उसके इमेजिनरी लाइन से दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और तब उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे? कहा कि क्लास पहले की स्थिति क्या है, बाद की स्थिति क्या है, जो हम लोग निकालते हैं ना फ्रीक्वेंसी, मीडियन और ये सारा चीज़ें यहाँ पर हम लोग को सीखने को इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब चलो, अब है डालते हैं मैथमेटिकल एवरेज, अर्थमेटिक मीन। ये हमारे पास काम का चीज आता है, क्या है? मैथमेटिकल एवरेज या मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन। तो ये कहा कि जो भी डाटा है हमारे पास, टोटल डाटा को प्योरली मैथमेटिकल तरीके से अगर कैलकुलेट करने को मिले तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? मैथमेटिकल अर्थमेटिक मीन। ये आपको ही पता है कि दो तरह के होता है, कौन कौन से? पहला होता है उसे कहते हैं हम लोग सिंपल अर्थमेटिक मीन, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या होता है? कहा कि जो डाटा हमारे पास दिया गया, जनरली कॉमनली एवरेज यूज करते हैं, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं कि जिसको जो भी डाटा हमारे पास दिया गया है, ठीक है, सिंपल अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है कि जो भी डाटा दिया गया है उन सारे डाटाओं को कैलकुलेट मैंने आपस में ऐड कर दें, ठीक है। तो अब एक काम करो, सिंपल अर्थमेटिक में इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरेबल वैल्यू होता है, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक, तो एक काम है डालो कैलकुलेशन ऑफ सिंपल, या एक काम करो कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन है डालो, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब यहां से शुरू होता है आज की असली महाभारत, ध्यान रखेंगे। अब शुरू होगा महाभारत की असली पोर्शन। अभी तक तो सब घूमने फिरने वाली बात हो रही थी। चलिए अब एक काम करते हैं, सबसे पहला अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखेंगे, अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर जो भी हमारे पास एक्स बार होगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट डॉट xn अपॉन में टोटल नंबर, पहला अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग सिंपल अर्थमेटिक मीन, ठीक है। आई बात समझ में? एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर हैं उनकी संख्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, VATION, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और जो हमारे पास इंडिविजुअल नंबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है, ये हैं आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। आई बात समझ में? डिफरेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल कर सकते हैं आप। ये है सबसे पहला। इसी को हम लोग लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन, ध्यान रखेंगे, सॉरी समेशन ऑफ एक्स, सबको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, और अपन में क्या, एन। ये है एवरेज मीन निकालने का पहला फॉर्मूला। बनाओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो।
calculate the simple arithmetic mean. Calculate the simple arithmetic mean the given marks percentage of 10 students of BSc third year zoology student of आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिए, कोई विद्यापीठ लिख लो, कोई हरिचंद लिख लो, कोई जो अपने स्कूल का नाम है आप लिख लो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो भी आप लोग लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। तो मार्क्स हमारे पास 10 स्टूडेंट का ले लीजिए, 50, 25, 35, 40, 50, 60, 55, 65, 20, 15, 10 ये सब फेल वाले बच्चे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये है मार्क्स परसेंटेज। अब यहाँ पर आपको अर्थमेटिक्स ये जो दिया है ना, ये x दिया है, क्या दिया है x, तो x1 50, x2 ये हो गया, x3 हो गया, x4, x5, x6, x7, x8, x9 और x10, ठीक है। तो आप यहाँ से अर्थमेटिक में निकालोगे तो समेशन ऑफ x अपॉन में n, कैपिटल N या स्मॉल n, जो आपको आपके ऊपर दिया है, ठीक है। मतलब क्या, 50, 25, 35, 40, 50, 60, 55, 65, 20, 15, अब बटे में कितना, टोटल संख्या 10। आई बात समझ में, यह है टोटल नंबर, कितनी संख्या है, और यह है टोटल सम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। जोड़ दो, 5, 5, 10, 10, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 5, 25 के 5 हासिल 2, 3, 2, 5, 6, 11, 11, 5, 16, 16, 6, 22, 16, 6, 22, 22, 27, 4, 31, 3, 34, 2, 36, 5, 41, 10 यानी कि 41.5, ये हो गया एवरेज। जोड़ देख लेना, हम मोबाइल कैलकुलेटर लेकर नहीं जोड़े हैं, इसलिए आप अपने से देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक मीन कितना, 41.5, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से। अगर मान लो ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन, एक कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि मान लीजिए कि अगर 10 स्टूडेंटों का अर्थमेटिक मीन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, if the arithmetic mean of 10 students of BSc third year, ब्रैकेट में लिख लो बायोलॉजी, of हरिचंद पीजी कॉलेज is 50 if the marks of 9 student is given then calculate the marks of 10th student। तो क्या करेंगे, जो अब देखो अर्थमेटिक मीन हमारे पास दिया गया है, सबको क्या करो, 50, 40, 80, 70, 30, 10, 20, 10, 20 और लास्ट वाले को x मान लो या कोई भी डाटा मान लो जो हमको नहीं पता है।
टोटल कितना है 10 और इसकी वैल्यू कितना दिया गया है 50 दिया गया है। तो 50 कहाँ का 500। अब इसको जोड़ दो 50 40 5 4 9 9 8 17 17 7 24 2 26 27 2 29 31 2 कितना 30 2 32 ठीक है प्लस एक्स इसको इधर भेज दो तो x इक्वल टू 500 माइनस 320 कितना हो गया 180। इस तरह से आप क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है। आई होप कि बड़ा आसान है बहुत सिंपल तरीका है इसको कैलकुलेट करने का ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ if the arithmetic mean of 10 student of BSc biology third year student is 90 if the total marks the total percentile marks या total marks if the total marks of first 5 student is 450 if the marks of 10 first 5 student is 450 and last 4 student is 400 then calculate what is the marks of सिक्स्थ स्टूडेंट या मार्क्स ऑफ लास्ट वन स्टूडेंट मतलब जो एक बच गया उसका कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ सिक्स्थ स्टूडेंट कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ सिक्स्थ स्टूडेंट। प्योर मैथमेटिक्स है बेटा। कहा कि अगर मान लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है कि अगर 10 स्टूडेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं n की वैल्यू कितना है 10 और अर्थमेटिक मीन कितना है 90 ठीक है। फर्स्ट 5 स्टूडेंट यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस x5 ये दिया गया है 450। लास्ट के 4 मतलब x7 x8 x9 और x10 दिया गया है 400। कैलकुलेट करना है x6 कितना होगा कैसे निकालेंगे x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 अपॉन में n ठीक है चलेगा। अब क्या करोगे x6 अब जो है ये दिया गया है x बार इक्वल टू कितना 90 इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू दिया गया है 450 और प्लस x6 लास्ट के दिया गया है ये वैल्यू जो दिया गया वो दिया गया है 400। ये आ गया कितना 10 मल्टीप्लाई कर दो 900 450 400 कितना हो गया 850 और प्लस x6 तो x6 इक्वल टू कितना 900 माइनस 850 इक्वल टू 50 तो x6 कितना 50 तो छठा स्टूडेंट का नंबर कितना आया है 50 नंबर है ना सिंपल। क्या डिफिकल्ट है क्या डिफिकल्ट है नहीं ना। चलो अब इसके बाद जब हम लोग अगले क्लास में आएंगे फिर हम सिखाएंगे थोड़ा चूंकि आज क्लास थोड़ा हम छोटा ले रहे हैं क्योंकि अब फर्स्ट क्लास है। सेकंड क्लास से जब हम आएंगे तब आपको हम सिखाएंगे कि अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट करते हैं तो शॉर्टकट मेथड क्या यूज करते सिखा देंगे। है डालो कैलकुलेट द सिंपल अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड कैलकुलेट द simple arithmetic mean by shortcut method
देखो शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करते हैं ना, एक अपने तरफ से कोई भी अर्थमेटिक मीन मान लेते हैं। ध्यान रखना, किसी भी शॉर्टकट मेथड अगर दिया निकालना हो तो उसमें क्या करना, कोई भी अर्थमेटिक मीन अपने से मान लेना, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई भी अर्थमेटिक मीन मान लेना। ठीक है, आई बात समझ में। और सबसे मजेदार आपको बताते हैं कि किसी तरह से भी कैलकुलेट करोगे आंसर एक जैसा आएगा। क्या करना है कि अगर कोई भी डाटा दिया होगा तो उसके लिए क्या करना है कि अपने तरफ से एक अर्थमेटिक मीन अपने से मान लो, जिसे हम लोग कहते हैं एज्यूम अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एज्यूम अर्थमेटिक मीन, एज्यूम अर्थमेटिक मीन। इसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और तब यहां पर सिंपल अर्थमेटिक मीन का फॉर्म होता है ए इक्वल टू एक्स प्लस समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। ठीक है, सॉरी समेशन ऑफ डी, डी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंस। देखो एक डाटा तुमको मिलते हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास मार्क्स दिया गया है, ठीक है, 100, 50, 150, 50, 100, 50, 150, 100, 200, 400, 600, 700, 800, 900 और 1000। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ठीक है, 10 दे दिए डाटा। अब देखो इसको हम दोनों मेथड से कैलकुलेट करेंगे। यहां पर n इक्वल टू कितना, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, n 10 है। अब इसको अगर आपको जनरल मेथड से अगर कैलकुलेट करना होता तो क्या लिखते हैं, 100 प्लस 50 प्लस 150, 50, 100, 50, 150, 100, 50 और 100 और बेटे में कितना 10, कितना 200, 300, 2 500, 2 700, एक 800 और एक 900। 900 बटे में 10 यानी कि आ गया 90। जोड़ सही है ना, 300, 2 500, 2 700, एक 800, एक 900। ठीक है, चलेगा। अगर एज्यूम मेथड मानना हो तो कैसे मानेंगे, अपने तरफ से कोई भी एक डाटा मान लो कि एज्यूम ए इक्वल टू 100। चलो हम 100 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम x को लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब इसे हम x लिखेंगे, कितना है 100, 50, 150, 50, 100, 50। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इनको हम इधर लिखते, थोड़ा बड़ा जगह चाहिए। ठीक है, कितना हो गया 100, 50, 150, 50, 100, 50, 150, 100, 50 और 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम जो एज्यूम, ये क्या है x, अब जो हम निकालेंगे d कैसे निकलता है, होता है आपका d निकालने के लिए जो हम लोग एज्यूम माने होते हैं, d जो निकलता है होता है x माइनस ए। क्या होता है, x माइनस ए, ध्यान रखेंगे। d क्या होता है, x माइनस ए। तो x कितना है 100 और d कितना, एज्यूम कितना माने हो 100। ठीक है, तो जो एज्यूम है आपके पास, ठीक है, यहाँ x कितना माने हो। अब एक काम करना, ध्यान रखना, यहाँ एज्यूम माने हो 100 तो x माइनस ए, तो x 100, तो 100 माइनस 100 इक्वल टू कितना 0। 100, यहाँ x कितना है 50, तो 50 माइनस 100 इक्वल टू कितना माइनस 50। यहाँ कितना 150 माइनस 100 कितना 50, यहाँ कितना माइनस 50, यहाँ 0 माइनस 50, 50 0 माइनस 50 0। ये हो गया x। कैसे कैलकुलेट कर, समझ में आया ना। a क्या है, यहाँ a जो है हम 100 माने हैं, आप चाहो तो 70 80 50 60 कुछ भी मान लेना।
हमारा 100 छोड़ के तुम कुछ और मान लेना, ठीक है, और मान के तुम कैलकुलेट करना, बिल्कुल तुम्हारा वही आंसर आएगा। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, 50 से ये 50 गया, ये 50 से ये 50 गया, ठीक है, और लास्ट में कितना बच गया, ये खत्म, ये खत्म, यहाँ आ गया -100, कितना आ गया, -100 आ गया, ठीक है। अब जो हमारे पास मिला -100 आया, ठीक। अब हम निकालते हैं यहाँ पे, तो x बार इजकल टू a और प्लस समेसन d अपॉन में n, x बार a कितना है, एज्यूम कितना माने वो 100, समेसन कितना आया -100 अपॉन में n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू कितना है 10। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो तो x बार इजकल टू 100 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और एक कटे कितना हो जाएगा 10, तो -10, तो x बार इजकल टू कितना 90। देखो तो जो यहाँ माने थे वही यहाँ आया कि नहीं आया, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, कल शॉर्टकट मेथड। लगता है कि तुम लोग को शॉर्टकट मेथड है, पता नहीं कौन ये टॉपिक बना दिया, शॉर्टकट नाम दे दिया इसको, इतना तो लॉन्ग कट है, कह रहा है कि शॉर्टकट मेथड है, यानी पकलोले है जो बना कर दिया है, कोई बात नहीं, अब हम लोग को पढ़ना मजबूरी है कि सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो ये है आपका शॉर्टकट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एज्यूम मेथड है, कौन सा मेथड है, एज्यूम मेथड है, ठीक है। अब हम अगले क्लास में आपको सिखाएंगे इसकी फ्रीक्वेंसी मेथड, कि फ्रीक्वेंसी मेथड से कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहला लेक्चर है, आप थोड़ा सा कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।